everyone, welcome to the YouTube channel of Vidyashram Public School, Kota, Rajasthan. Today we are going to start chapter 2 of Democratic Politics from class 10, that is Federalism. In this chapter you will learn about what is Federalism. Federalism होता क्या है, उसके बाद then key features of Federalism, किस तरह की गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, क्या क्या फीचर्स उसके लिए चाहिए. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम, क्या ऑब्जेक्टिव्स आप फेडरल सिस्टम में अचीव कर सकते हो. टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कितनी तरह के फेडरेशन होते हैं. बेसिकली दो तरह के फेडरेशन होते हैं. किस तरह से वर्क करते हैं, कौन सा प्रोसेस, कौन सा रूल कंट्री कैसे फॉलो करती है, कैसे इसको अडॉप्ट किया जाता है. देन व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या चीज़ें हैं जो कि इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है. उसके ज़रिए उसके अकॉर्डिंग हमें तीन तरह की जो लिस्ट है उनके बारे में पढ़ना है. यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में आपके सारे वो टॉपिक्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे डिसीजंस लेती है. स्टेट लिस्ट के अंदर सारे वो मैटर्स होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और कॉन्करेंट में दोनों ही मिलकर काम करते हैं. तो ये डिटेल में हम चैप्टर में करेंगे. उसके बाद हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसको कैसे चलाया जाता है. इसके लिए हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में. लिंग्विस्टिक स्टेट यानी जो स्टेट हमने लैंग्वेज के बेस पर बनाए थे, क्यों बनाए थे, क्या उसका रिजल्ट निकला, वो. लैंग्वेज पॉलिसी, हमारे यहाँ लैंग्वेज अगर हम देखेंगे तो कोई एक शेड्यूल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस. उसके पीछे लॉजिक क्या था, और सेंटर और स्टेट किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करती हैं. और लास्ट में जो आपको पढ़ना है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. अब फेडरलिज्म है, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन. वो इसलिए क्योंकि जब हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करा, फेडरलिज्म अडॉप्ट करा, उसके काफ़ी साल बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, लॉट ऑफ पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी. तो दो लेवल पे उसको मैनेज करना आसान नहीं था. तो हम थर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, यानी हमने पावर को और ज़्यादा डिवाइड करा था. एंड दैट टाइम इट वॉज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहीं से हमने इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया था. अब इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने बेल्जियम, श्रीलंका के एग्जाम्पल देखे थे. वहाँ समझा था कि पावर किस तरह से शेयर की गई थी. अगर प्रॉपर शेयरिंग थी तो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉपर शेयरिंग नहीं थी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो उसी के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म क्या है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहाँ पर पावर टॉप टू बॉटम शेयर की जाती है, यानी कुछ पावर सेंटर के पास में होती है और कुछ उसके जो प्रोविंसेस है या जो रीजनल लेवल से उसके जो नेक्स्ट लेवल है उनके साथ में बांटी जाती है. और पावर देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पावर दे दी आपने नाम के लिए, उनके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी दोनों आपने दी. मीन्स वंस यू हैव डेलीगेटेड द पावर टू योर नेक्स्ट लेवल, नाउ दैट लेवल इज एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, जस्टिस, हार्मनी, व्हाटएवर द थिंग्स. उसको मेंटेन करना सारा उसी लेवल के हाथ में है. तो फेडरलिज्म इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है. यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो यानी फेडरेशन के लिए हमको कम से कम दो लेवल तो चाहिए गवर्नमेंट के. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक वो जो कि पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है, और एक वो जो उसके नेक्स्ट लेवल, रीजनल लेवल के लिए होती है. दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन पे काम करती है जो कॉमन इंटरेस्ट का होता है, यानी जो पूरी कंट्री को इफेक्ट करता है, उन मैटर्स के लिए काम करती है. The other are governments at the level of provinces or state. Next आपका provincial level पे या state level पे होता है, जो कि अपना day to day administration देखती है उस particular state का. Both these levels of government enjoy their power independent to each other. और दोनों ही अपनी independent power को enjoy करती है. जब तक required होता तब तक कोई interfere नहीं करता, या constitutionally अगर prescribed होता है, लिखा होता है, तभी आप interfere कर सकते हो. Otherwise you can't interfere with each other. In this sense, federations are contrasted with unitary government. तो इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि there is a proper difference between federation and a unitary form of government. क्या होता है, under the unitary system, either there is one level of government. जो unitary system होता है उसमें या तो एक ही level होता है गवर्नमेंट का, या फिर उसके बाद जो उसके सबऑर्डिनेट लेवल्स होते हैं उनको पावर तो दी जाती है, लेकिन वो कभी भी उनसे वापस ले सकते हैं. एंड दैट सबऑर्डिनेट यूनिट इज आंसरेबल टू द टॉप लेवल, जिसने उनको पावर दी. मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ यूजिंग देयर पावर फ्रीली. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन अ फेडरल सिस्टम. लेकिन इसके अगेंस्ट में फेडरल सिस्टम में क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग.
सेंट्रल गवर्नमेंट अब आपको पावर देने के बाद ऑर्डर नहीं करेगी कि आपको ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, ये क्यों करा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है, उसको वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे और इसके लिए उसकी जवाबदारी सेंटर के प्रति बनती भी नहीं है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, वो उन्हीं को आंसर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अब की फीचर्स देखने हैं। की फीचर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फीचर तो आपका यही है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स। कोई भी फेडरेशन के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होने चाहिए। इंडिया में 3 लेवल है, सेंटर, स्टेट एंड देन थर्ड हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला। फिर दूसरा पॉइंट आपका दूसरा की फीचर है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। कितने भी लेवल हो, सिटीजन सेम ही रहेंगे। सेंटर भी हमारे ऊपर है, स्टेट भी हमारे ऊपर है और थर्ड लेवल भी हमारे ऊपर है। ऑल्दो स्टेट सबका अलग अलग है, लेकिन सेंटर उन सबके ऊपर है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं के ऊपर है। तो सेम सिटीजन है जिनको आपको गवर्न करना है। बट ईच टायर गवर्नर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। लेकिन हर किसी का जो एरिया ऑफ जजमेंट है, एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पर्टिकुलर है, उसके अकॉर्डिंग इनको वर्क करना है। तो इसके लिए वो टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद डिसाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस एरिया के लिए आप वर्क कर रहे हो, आपका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब है। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंटीड है। फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कोई भी अपने मन मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको बदलाव भी करना है तो लोगों की कंसेंट के बाद ही ये किया जाएगा। देन कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की, इंटरप्रिटेशंस करने की, तो वो है कोर्ट। एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट के उनमें भी चेंजेस कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो हाईएस्ट कोर्ट जो है वो इन सबके ऊपर एम्पायर का काम करता है। स्टेट के अंदर हाई कोर्ट है और सेंट्रल लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट है। देन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका रेवेन्यू है हर लेवल के लिए, वो भी स्पेसिफाइड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, इसीलिए हर स्टेट का टैक्सेशन का सिस्टम अलग अलग है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉस अलग अलग है, क्योंकि सबको अपने हिसाब से अपने एरिया को मैनेज करना है। उसके बाद फेडरल सिस्टम इस तरह से हमारे डुअल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारी कंट्री को सेफ गार्ड भी करता है और इसकी यूनिटी को प्रमोट भी करता है। विच एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। उसके अलावा हमारी जो रीजनल डिविजन है उनको अकोमोडेट भी करता है, जो कि आप बेल्जियम के एग्जाम्पल में क्लियरली समझ चुके हो। और इसीलिए 2 एस्पेक्ट्स क्रूशियल हैं इस इंस्टीट्यूशन, इस फेडरलिज्म की प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला, गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। जितने भी लेवल्स हैं वहाँ की सरकारें पावर शेयरिंग के लिए एग्री होनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। साथ में ये ट्रस्ट भी होनी चाहिए कि दोनों जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। और एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम में दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। आपस में एक तो भरोसा होता है और एक क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन होती है, एक ज़ील होती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। तो जब तक ये दोनों पॉइंट्स नहीं होंगे तब तक आपका फेडरल सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब ये किसकी पावर कितनी होती है, ये हर फेडरेशन में अलग अलग होता है, क्योंकि किस कंडीशन में आपने फेडरलिज्म को अडॉप्ट करा है वो तरीका अलग है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, यानी किस तरह से आपने इसको अडॉप्ट करा है। तो 2 रूट हैं फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने के। एक पहला आपका है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा आपका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर। अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य होते हैं, ये खुद डिसाइड करते हैं कि हमें मिलकर एक साथ रहना है। जैसे बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, प्रॉपर्टी के लिए लड़ते रहते थे। तो वो चारों को बुलाता है, एक एक लकड़ी देता है, बोलता है तोड़ो, वो इजीली टूट जाती है। फिर 4 लकड़ी का बंच बनाता है, अब तोड़ो, वो नहीं टूटती है।
तो आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो इजीली आपको तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक साथ मिलकर रहोगे तो आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे कमिंग टुगेदर में वही है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिसाइडेड बाय देयर ओन सेल्फ कि हमें एक साथ रहना है ताकि हमारी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाएगी। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको हम कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये आपको यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी काफ़ी कंट्रीज में देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी के अंदर होता क्या है, इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, यानी सेंटर के बाद जितने भी अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर आपने पावर दी है, सबकी पावर ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकेंड रूट जो हमारा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि एक कंट्री है जो खुद डिसाइड करती है कि मुझे अपनी पावर अपने फेडरल यूनिट्स में देनी है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में देनी है। अब मैं खुद डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे अपनी पावर डिवाइड करनी है, तो आई कुड बी बायस्ड, मैं किसी को कम किसी को ज़्यादा दे सकती हूँ। यहाँ पर इक्वल पावर हो ना हो ये सेंटर पे डिपेंड करता है, और ऐसी कंडीशन में अक्सर नहीं होती है। तो इंडिया में भी ऐसा ही है। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे सेंटर हैव डिसाइडेड टू डेलीगेट इट्स पावर टू द कॉन्स्टेंट यूनिट्स। तो बेल्जियम आपके पास है, इसे एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही था। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट उससे लेस पावरफुल है, और हर स्टेट की इक्वल पावर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल पावर दी जाती है।